ए बुढ़िया, अपने कपड़े यहाँ बैठकर मत धो, बाहर आंगन में नाली पर बैठकर धो। मेरा सारा बाथरूम खराब करेगी क्या? कड़ाके की ठंड थी, हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन सरिता देवी को अपने कपड़े धोने थे तो बाथरूम में बैठकर धोने लगी। तभी उनकी बहू आ गई। उसने वहाँ सरिता देवी जी को कपड़े धोने से मना कर दिया। सरिता देवी ने अपने कपड़े उठाए और धीरे धीरे चलती हुई आंगन की ओर बढ़ चली। जाते हुए मन में सोचने लगी, यह कलमुही बहू मुझे चैन से कभी जीने नहीं देगी। एक तो यह कभी मेरे कपड़े धोती नहीं है, मुझे खुद ही अपने कपड़े धोने पड़ते हैं और मुझसे इतनी ठंड में कपड़े वैसे भी नहीं धोए जा रहे हैं। हिम्मत करके कपड़े धोने बैठी थी तो यह आ गई। कीड़े पड़ेंगे इसके, मुझे इतना परेशान करती है। यह सोचकर बाहर आंगन में तेज ठंड में सरिता देवी जी नाले के पास बैठकर कपड़े धोने लगी और इतनी ठंड में ठंडे पानी से कपड़े धोकर उन्हें और भी ज़्यादा सर्दी लग गई। जल्दी जल्दी कपड़े धोए और तुरंत रजाई में अंदर घुस गई। सरिता देवी जी की ठंड के कारण कपकपी छूट रही थी। बहुत देर बाद जाकर गरमाई आई तो सरिता देवी जी अपनी बहू को मन ही मन कोसने लगी। बेड़ा गर्क हो कलमुही का, जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है। एक तो मेरे घर पर कब्जा कर लिया है और ऊपर से मुझे चैन से जीने भी नहीं देती। एक दिन मैं इसको ठीक जरूर बताऊंगी। सरिता देवी जी अपनी रजाई में पड़ी हुई सब बातें सोच रही थी। सरिता जी के पति के देहांत को 2 साल हो चुके हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम अनिल और बेटी का नाम प्रेरणा है। दोनों बच्चों की शादी उनके पिता ने अपने जीवन में ही कर दी थी। पति के देहांत से पहले तक तो बहू का व्यवहार फिर भी ठीक ठाक था, परंतु जब से उनके पति का देहांत हुआ था तब से उनकी बहू उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी और बेटा अनिल अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था, जिस कारण से बहू की हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। पड़ोस में ही सरिता देवी जी की सहेली अंजना देवी जी रहती थी, जो कि उनके बचपन की सहेली थी और भगवान की कृपा से उन दोनों की शादी भी एक ही गांव में एक ही मोहल्ले में हुई थी। अंजना देवी जी के पति कमल कुमार जी और सरिता देवी जी के पति सुरेश कुमार जी दोनों बचपन के पक्के दोस्त थे और पड़ोसी भी थे, तो उन्होंने अंजना देवी जी को अपने पड़ोसी दोस्त की शादी में ही पसंद कर लिया था। इसलिए दोनों सहेली होने के साथ साथ पड़ोसी भी बन गई थी। अंजना देवी जी के घर का भी यही हाल था, बल्कि सरिता देवी से भी अधिक बुरा हाल था, क्योंकि अंजना देवी जी बहुत सीधी सादी औरत थी। सीधी सादी तो सरिता देवी जी भी थी, किंतु वह कभी कभी बहू का सामना कर लिया करती थी, लेकिन अंजना देवी जी सब चुपचाप सह लिया करती थी। उनके पति के देहांत को 4 साल हो चुके थे। उनके 2 बेटे थे, दोनों की शादी हो चुकी थी, दोनों के 2-2 बच्चे थे और उनकी बहुएं भी उनको बहुत परेशान करती थी। इधर तो सरिता देवी जी की बहू उन्हें कपड़े धोने को लेकर उनको परेशान कर रही थी और इधर अंजना देवी जी के घर में भी उनकी बड़ी बहू उनके ऊपर हुक्म चला रही थी। ए बुढ़ी, अभी तक भी तूने झाड़ू पूरी नहीं की? खाना तो इतना खाती है, कहाँ जाता है फिर वो खाया हुआ? मरे मरे हाथों से झाड़ू लगा रही है, ऐसे तो 2 दिन भी झाड़ू पूरी नहीं होगी तेरी। चल जल्दी जल्दी हाथ चला, बाकी काम क्या तेरी माँ करेगी नर्क से आकर? बहू, तू माँ को बीच में क्यों लाती है? मेरी माँ ने तेरा क्या बिगाड़ा है? ओए होए, बुड्ढी की जबान भी कैंची की तरह चलने लगी है, काट दूंगी इस जबान को। अंदर ही रख के चुपचाप काम कर ले। बड़ी बहू एकता ने अपनी सास अंजना देवी जी को झाड़ू का हुक्म दिया था। बला की ठंड थी और बूढ़ी हड्डी थी। एक तो बुढ़ापे के कारण हाथों में कपकपी और एक बला की ठंड के कारण हाथों में जान ना बची थी, लेकिन बहू के डर से अंजना देवी जी झाड़ू देने में लगी रही। थोड़ी सी चूक होते ही बहू ने नाम रखना शुरू कर दिया। अंजना देवी जी फिर से अपनी झुकी कमर से झाड़ू देने में लग गई। बहू झाड़ू खत्म होने का इंतजार ही कर रही थी कि सास के झाड़ू रखते ही दूसरे काम का फरमान सुना डाला। बेचारी बूढ़ी सास धीरे धीरे कदमों से चलकर आई और खाट पर बैठ गई। सास को बैठा देखकर बहू ने फिर से सुनाना शुरू कर दिया। बैठकर पूरा दिन पलंग ही तोड़ोगी या कुछ काम भी करोगी? इतने बर्तन पड़े हैं तो कौन धोएगा? चल जाकर पहले बर्तन धो। ठीक है बहू, यह कहकर अंजना देवी जी बर्तन धोने में लग गई। तभी छोटी बहू आकर बर्तन चेक करने लग गई और बोली, यह क्या लगा है इस पर? कैसे बर्तन धो रही है बुढ़ी? दोबारा मांझ इसे।
इसकी दोनों बहुएं एक से बढ़कर एक बदतमीज थी। अपनी सास को परेशान करने का एक भी मौका जाने नहीं देती थी। सरिता देवी जी और अंजना देवी जी की बहुएं इनकी दोस्ती से भी चिढ़ती थी और भी जानबूझकर परेशान किया करती थी। दोनों के बेटे भी अपनी अपनी पत्नियों के पक्के वाले गुलाम थे। कभी अपनी माँ पर सितम होते देख अपनी पत्नियों को कुछ कहने के बजाय उनकी तरफदारी करते थे। विधवा बूढ़ी माएँ जाएं तो कहाँ जाएं, बस जब कभी एक दूसरे से मिलती तो अपने दिल की मन की बात कर लिया करती थी। इस बात पर भी बहुओं का सख्त पहरा था, तो दोनों कभी छत पर कभी सब्जी के बहाने बाहर मिलती थी। एक दिन दोपहर में सरिता देवी जी और अंजना देवी जी कपड़े फैलाने छत पर आई और बाहर मिलने का प्लान बना लिया। फिर अगले दिन सब्जी लेने के लिए बाहर निकली। घर से निकलते ही दोनों साथ हो चली और बातें करने लगी। क्या बताऊं अंजना, इस कलमुही चुड़ैल ने जीना हराम कर डाला है। अब तो हर वक्त मुझे डसने को रहती है और अनिल भी इस कलमुही की ही पैरवी करता है। अंधा गूंगा बहरा बना डाला है इस लुगाई ने इसे, सरिता देवी जी ने दांत भींचते हुए कहा। तो अंजना देवी जी बोली कि मेरी वाली तो दोनों एक की माँ एक है, इतने जाड़े में भी इतना काम करवाती है और कमी निकालती रहती है। अरे जब इतनी ही कमी है तो खुद कर लो, खुद भी नहीं करती और मेरे काम को भी नाम रखती है। हम तो क्या ललिता पवार बनते, ये तो खुद ललिता पवार बनकर हमें डसे जा रही है। दोनों कहती हैं कि हम इतने भी बूढ़े नहीं हुए जितना इन्होंने हमें बूढ़ा बना डाला है। इतना काम लेती हैं हमसे और खाने को भी अच्छा नहीं देती हैं। अगर हम इतना काम किसी और का करेंगे तो नोटों में खेलेंगे। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो यह हमारी बहुएं हमें 2 दिन में ही मार डालेंगी। ठीक है, अब हमारे पास जो भी जमा पूंजी लेकर निकल चलते हैं यहाँ से। भगवान भी कोई ना कोई आसरा दे ही देगा। कहीं और रहना इनके बीच रहने से तो अच्छा ही होगा। ठीक है, कल फिर से सब्जी लेने आएंगे, सरिता देवी जी कानों में कहती हैं तो अंजना देवी जी भी हामी भर देती हैं। दोनों सहेलियां सब्जी लेकर घर आ जाती हैं और सारे काम आराम आराम से सही तरीके से कर देती हैं। और रात के समय अपने पास जो कुछ होता है चुपके चुपके से सब समेट कर बक्से में रख लेती हैं और सो जाती हैं। अगले दिन सब्जी के पैसे मिलने पर सरिता देवी जी बहू के कमरे में जाने का इंतजार करती हैं और उसके कमरे में जाते ही बक्सा लेकर निकल पड़ती हैं। उधर सरिता देवी जी भी अपनी बहू के इधर उधर होने पर अपना बक्सा लेकर घर से निकल पड़ती हैं और दोनों सहेलियां काफी दूर आकर एक दूसरे से मिल जाती हैं और दोनों एक दूसरे से गले मिलती हैं। अंजना देवी जी दुखी सा मुंह बनाकर कहती हैं कि सब्जी के पैसे भी ले आए और आज उन्हें सब्जी भी नसीब नहीं होगी। तो सरिता देवी जी छिड़क देती हैं और कहती हैं, अब भी तुझे उन डायनों का ख्याल आ रहा है? अरे जुत्ती मार कलमुहियों के, अब भी हम अपना जीवन जिएंगे उनके बगैर। और दोनों चल पड़ते हैं। चलते चलते दोनों गांव से शहर आ पहुंचती हैं। दोनों थक जाती हैं तो एक रोड के साइड में बने चबूतरे पर बैठ जाती हैं। थोड़ी देर सुस्ताकर फिर से चलती हैं। जैसे ही चलती हैं सामने से एक गाड़ी आती है और दोनों बुजुर्ग सहेलियां गाड़ियों के सामने आ जाती हैं। गाड़ी को अचानक ब्रेक लग जाते हैं तो दोनों डर के कारण वहीं बैठ जाती हैं। गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है तो उसमें से 2 लड़कियां बाहर आती हैं और घबरा जाती हैं। ओहो, सॉरी आंटी जी, आपको चोट तो नहीं आई ना? लड़कियां उनके पास ही बैठ जाती हैं और उनके कंधों पर हाथ रख लेती हैं। सरिता देवी जी और अंजना देवी जी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो दोनों लड़कियों के कहने पर अपनी आंखें खोलती हैं तो कहती हैं, नहीं नहीं बेटी, चोट नहीं आई है। लड़कियां उनसे उनका पता पूछती हैं तो वे दोनों कह देती हैं, हमारा कोई पता नहीं है, हम बेघर हैं, जहाँ बस भगवान ले चले चले जाएंगे। नहीं नहीं आंटी जी, हमारे होते हुए आप बेघर कैसे हो सकती हैं? चलिए उठिए, हमारे साथ चलिए। दोनों लड़कियां उन्हें सहारा देकर उठाती हैं और गाड़ी में बैठा लेती हैं और अपने फ्लैट पर ले जाती हैं और कहती हैं, आंटी जी, मेरा नाम आरती है और इसका नाम सुमन है। हम दोनों दोस्त हैं और हम यहाँ जॉब करते हैं और यह हमारा फ्लैट है। आज से आप दोनों हम दोनों के साथ रहेंगी। आराम से रहो, खाओ पियो, मौज करो। हम अपनी कंपनी जा रहे हैं,
सरिता देवी जी और अंजना देवी जी दोनों बच्चों के सर पर हाथ रखती हैं। फिर वे दोनों लड़कियां ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। कितनी प्यारी बच्चियां हैं, भगवान ने इन्हें हमारे लिए भेजा है, अंजना देवी जी मुस्कुराते हुए बोलती हैं। सरिता देवी जी कहती हैं कि सब तरह के लोग हैं इस दुनिया में, दुनिया की हर लड़की उन डायनों जैसी नहीं होती है। दोनों बातें करके अपना बक्सा एक तरफ रख देती हैं और फ्लैट के काम में लग जाती हैं, क्योंकि आरती और सुमन दोनों सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाती हैं और शाम में घर आकर भी अपने ऑफिस के काम में लगती रहती हैं। खाना भी अधिकतर बाहर का ही खाती हैं, तो ज़्यादा समय नहीं मिल पाता था काम करने का। तो सरिता देवी जी और अंजना देवी जी उस फ्लैट का नक्शा बदल देती हैं और उनके आने से पहले ही घर में जो होता है उसके हिसाब से वेज बिरयानी और पकोड़े बना लेती हैं। आरती और सुमन आती हैं तो सोचती हैं कि हम किसी और के फ्लैट में घुस आए हैं क्या। दोनों बुजुर्ग सहेलियां कहती हैं, नहीं बच्चियों, यह तुम्हारा ही फ्लैट है। दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वे दोनों घूर घूर कर फ्लैट को देखते जाती हैं। फिर दोनों लड़कियों के सामने खाना परोसती हैं तो दोनों के मुंह खुले रह जाते हैं। एक दूसरे की तरफ को देखती हैं, यार सुमन, कहीं मैं सपने में तो नहीं हूँ ना? नहीं यार आरती, ये सच में है। मुझे चूटी काट, मुझे भी चूटी काट। आउच। दोनों एक दूसरे को चूटी काटती हैं तो कहती हैं, यार आंटी, ये कैसे कर लिया आपने? सरिता देवी जी बोलती हैं, बेटा हमें तो आदत है काम करने की। फिर चारों खाना खाती हैं तो सुमन और आरती खाती रह जाती हैं। वाह वाह, क्या टेस्ट है, ऐसा खाना हमने पूरी लाइफ नहीं खाया। खाते हुए आरती बोलती है तो सुमन भी बोलती है, मैंने भी नहीं खाया यार। अंजना देवी जी बोलती हैं, बेटा आराम से खाओ। फिर सब खाना खाकर निपट जाती हैं और रात में सबकी सब खूब हंसी मजाक करती हैं, फिर सो जाती हैं। सुबह जल्दी उठकर भी सरिता देवी जी और अंजना देवी जी उन दोनों लड़कियों के लिए नाश्ता तैयार कर देती हैं। नाश्ता करके दोनों ऑफिस चली जाती हैं और दोनों बुजुर्ग सहेलियां घर का सारा काम निपटा देती हैं। कई दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन आरती और सुमन के ऑफिस जाने के बाद सरिता देवी जी अंजना देवी जी दोनों बातें करती हैं कि हम दोनों को भी कुछ करना चाहिए, यहाँ तो जल्दी काम खत्म हो जाता है। फिर हम दोनों ऊब जाते हैं, क्यों ना हम भी अपना काम शुरू कर दें। दोनों कहती हैं कि ठीक है, आज रात हम आरती और सुमन से बात करते हैं। जब दोनों लड़कियां ऑफिस से आती हैं और खाना खा लेती हैं तो उसके बाद दोनों बुजुर्ग सहेलियां उन दोनों बच्चियों से बात करती हैं। बेटी, हमने सोचा है हम भी अपना काम शुरू कर देते हैं। सुमन और आरती चौंक कर पूछती हैं, कैसा काम? बेटा, हम सोच रहे हैं कि काम होने के बाद हम खाली तो रहते ही हैं, क्यों न हम भी कुछ खाने का काम कर लें। हम तुम्हारे ऊपर भी बोझ नहीं बनना चाहते हैं। आरती और सुमन बोलती हैं कि आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी जी, आप बोझ नहीं, हमारा सहारा हैं। हम अकेले थे, हमें आपका साथ मिल गया, हमारे लिए ये बहुत खुशकिस्मती की बात है। और आपको काम करने की क्या ज़रूरत है, इस उम्र में हम हैं ना। लेकिन दोनों बुजुर्ग सहेलियां अपने फैसले पर अडिग रही और दोनों लड़कियों को मना लिया। लड़कियां उनके काम की तैयारियां शुरू कर देती हैं। वे दोनों अपने पास से पैसे खर्च करती हैं तो उन्हें सरिता देवी जी और अंजना देवी जी थोड़ी बहुत जमा पूंजी और सोने की बालियां और सोने की चेन जो अपने साथ लेकर आई थी वो दोनों लड़कियों को दे देती हैं। आरती और सुमन उनके स्टॉल का सारा काम पूरा करा देती हैं और फिर दोनों बुजुर्ग सहेलियां वेज बिरयानी और पकौड़े का काम शुरू कर देती हैं। शुरू में सरिता जी और अंजना देवी जी को बुजुर्ग देखकर उनके पास कोई नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग उनके पास आने लगे और उनके हाथों की बिरयानी और पकौड़े खाने के बाद लोग उन दोनों बुजुर्ग सहेलियों का गुणगान करने लग जाते हैं। देखते देखते उनके पास सैकड़ों लोग आने लगे। धीरे धीरे सरिता देवी जी और अंजना देवी जी ने अपना कैटरिंग का काम भी शुरू कर दिया। उन्होंने अपने यहाँ काम करने के लिए कई लड़के रख लिए और 2 साल के अंदर अंदर काम ऊंचाइयों को छू गया। इधर सरिता जी और अंजना देवी जी के घर में इन दोनों के जाने के बाद से ही कोहराम मचा रहने लगा, क्योंकि घर के अधिकतर काम दोनों सास ही करती थी, तो सब में लड़ाई झगड़े होने लगे और अंजना देवी जी की बहुएं सरिता जी की बहुओं पर
लांछन लगाने लगी कि हमारी सास तो बहुत सीधी सादी हैं। तुम्हारी सास ने उन्हें भड़काकर घर से भगाया है। दोनों पड़ोसी एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इधर सरिता देवी जी और अंजना देवी जी दोनों बहुत खुश रहती हैं और अपने काम में व्यस्त रहती हैं। आरती और सुमन भी उन्हें देखकर खुश रहती हैं। 2 साल के अंदर अंदर दोनों ने इतनी तरक्की कर ली कि अपना खुद का घर भी खरीद लिया और दोनों सहेलियां बुजुर्ग होने के कारण शहर भर में मशहूर हो गई। अखबारों में, खबरों में दोनों की चर्चा आम रहने लगी। जब अंजना देवी जी के घर में उनकी छोटी बहू ने अपने सास की खबर देखी तो आंखें फटी रह गई। पहले उसे यकीन नहीं हुआ, फिर उसने अपनी जेठानी को आवाज दी। दोनों के होश उड़ गए और बहुत खुश हुई। दौड़े दौड़े सरिता जी के घर पहुंची और उनकी बहू को टीवी खोलने को कहा। जल्दी से टीवी खोला तो देखा यह तो हमारी सास है। तीनों बहुएं बड़ी खुश हुई और आते ही अपने पतियों को सब बता डाला। तो अगले दिन अंजना देवी जी और सरिता देवी जी दोनों बेटे और बहुएं अपने माँ के घर पहुंच गए और उन घर देखकर सबकी आंखें चार हो गई। वहां दरवाजे के बाहर चौकीदार बैठा था। उसने उन्हें वहीं रोक लिया तो सब बोले हम उनके बच्चे हैं, वे हमारी माएँ हैं। तभी सुमन और आरती ऑफिस से आई। आरती और सुमन को दोनों बुजुर्ग सहेलियों ने अपना वारिस बना लिया था और किराए के फ्लैट से अपने घर में रख लिया था। वे दोनों उन सबको देखकर हैरान रह जाती हैं कि आज तक तो आंटी जी का कोई नहीं था, अब अचानक से ये कहाँ से और कैसे निकल आए हैं। दोनों अंदर जाकर आंटी जी को बताती हैं तो दोनों बुजुर्ग सहेलियां बाहर आती हैं। पीछे पीछे आरती और सुमन भी आ जाती हैं। सबके सब अपनी माँओं को देखकर खुश हो जाते हैं और चौकीदार को बोलते हैं, देखा हमारी माँ हैं, अब देखना हमें गले लगा लेंगी। सरिता देवी जी और अंजना देवी जी के अंदर तो गुस्सा कूट कूट कर भरा हुआ था। कहती हैं, आ गई डायने, आ गए कपूत, हमें भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। आज यह दिन आ ही गया। बको, क्या बकना है, सबके सब एक साथ बोलो। माँ, हम आ गए हैं, तेरे द्वार हमें शरण दे माते। अंजना देवी जी सुमन और आरती को बाहों में भरकर कहती हैं, माते अब तुम्हारी माते नहीं रही, अब हम हमारे बच्चों की माते बन गई हैं। इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। बेटे बहुएं कहती हैं, माँ हम भी तुम्हारा साथ देने आए हैं। सरिता देवी जी और अंजना देवी जी एक स्वर में बोलती हैं, साथ देने नहीं, साथ दिलवाने आए हो। चौकीदार उठकर बाहर फेंक दो एक एक को। चौकीदार हंसता है और कहता है, लगा लिया माताओं ने गले, चलो फूटो यहाँ से। सबके सब माँ माँ चिल्लाते रहते हैं, लेकिन माएँ दोनों लड़कियों के साथ अंदर चली जाती हैं। चौकीदार उन्हें बाहर निकालकर गेट बंद कर लेता है। सबके सब बेटे और बहुएं हाथ पैर पीटते रह जाते हैं और थक हार के अपने घर को चल देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माँओं को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब वे अपने पर आ जाती हैं तो इंसान की नींव हिलाकर रख देती हैं और उन्हें बूढ़ा समझकर कभी भी कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों में अनुभव के साथ साथ हुनर भी कूट कूट कर भरा होता है। आज के बच्चे उनके हुनर और अनुभव का मुकाबला करना तो दूर सोच भी नहीं सकते हैं।